आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज रैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं दीपक गुप्ता जी से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर डेली वेजर्स पीएचई एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के। बात करते हैं इनसे। जी सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से कल 12 तारीख थी, एक स्ट्राइक जो है आपके द्वारा रखी गई थी, क्या कहेंगे? देखिए सर, ये जो स्ट्राइक थी, ये जो 12 वोचर का इशू बनाया है सरकार ने, ये उनके लिए स्ट्राइक थी और 24 घंटे की स्ट्राइक थी। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जब सरकार ने एक आर्डर निकाला, बैन किया 31 मार्च 2015 को इन्होंने बैन किया कि कोई भी नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी किसी डिपार्टमेंट में डेली बेसिस। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने एक अच्छा स्टेप उठाया है, फुल स्टॉप लगाया है कि आगे अब और ज़्यादा एम्प्लॉइज़ भर्ती नहीं होंगे, जो हैं शायद सरकार की मंशा है कि पहले उनका कुछ किया जाए। तो बहुत अच्छा स्टेप था, इसके लिए हम वेलकम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का। साथ में ही सरकार ने उसके बाद, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक और आर्डर निकाल दिया, 2016 तक जिसके 12 वाउचर है उसको वेजिस दी जाए। तो जब बैन लगा दिया था, हमें समझ नहीं आई फिर ये नया आर्डर था, ये इस आर्डर का क्या मतलब था। अगर 2016 तक इनको कहना था कि 12 वाउचर जिनके हैं, अब जो 15 में 6वें महीने लगा होगा या 10वें महीने लगा होगा, तो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ में आना चाहिए, तो उसके 16 तक 12 वाउचर तो हो ही नहीं सकते। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूँ। जो बैन से एक दिन पहले भी लगा होगा, एक दिन पहले भी लगा होगा, वो भी फॉल करता है, उसको भी कोई निकाल नहीं सकता। फिर ये 16 वोचर वाला जो उन्होंने नया पंगा डाला, इसमें हमारे साथी बहुत सारे हरासमेंट हुई, क्योंकि आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट में पीएचई के मुलाजमों की 60-60 महीने की वेजिस जो पेंडिंग चल रही है, ऑलरेडी पेंडिंग चल रही है। तो फिर इनके 12 वोचर कैसे होने थे, जो 2010 के लगे हैं, 11 के लगे हैं, 12 के लगे हैं, 14-15 से पहले लगे हैं, उनके 12 वोचर के 10 के बाद मैक्सिमम ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि ये 4-5 सालों में उनको 12 पे ही नहीं मिली थी मुलाजमों को, तो उनके 12 वोचर कहाँ से होने थे। इसलिए ये कुछ इशू बन गया, बहुत सारे साथी इसमें आ गए जिनको ये दिक्कत बन गई, तो उनको उन्होंने वेजिस बंद कर दी गई थी। बट इस टाइम हमारा ये कहना था, हमने काफ़ी, अब पिछली यूनाइटेड फ्रंट में भी जब हमने एजिटेशन की, तो उस टाइम भी हमने ये वाली मांग भी उठाई थी, ये वाला मुद्दा भी था हमारा कि इस मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जाए, हल किया जाए। ये जायज़ लोग हैं, इनके वोचर बने हुए हैं, 11 का वोचर है इनके पास, 12 का है, तो फिर क्लियर है कि ये 11 का लगा है, 12 वोचर नहीं हुए हैं, वो आपकी नालायकी है, आपकी नाकामी है, सरकार की नाकामी है। तो यही कुछ इशू था, ये अभी तक इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं किया था। इस दौरान साथियों को, हमारे जो 12 वोचर के साथी हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही थी, मुश्किलात आ रही थी इस लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के चलते। जो इस टाइम आपको पता है इतनी बड़ी एक आपदा आई हुई है, इमरजेंसी ऐसे हालात हैं, लॉकडाउन चल रहा है, हमारे साथी कोई बाहर दिहाड़ी भी नहीं लगा सकता, बट वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं। तो सरकार को भी चाहिए था इस मसले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके इन लोगों को वेजिस दी जाए। देखिए, आप जानते हो कि डेली वेजर्स को 750 रुपये सरकार देती है, और आज की डेट में 750 रुपये से गुजारा नहीं होता है, और 750 के बावजूद भी ये एक इशू क्रिएट करके इनको 750 देना भी बंद कर दिया गया, और ये लोग ड्यूटी भी दे रहे हैं पूरी ईमानदारी से। और आपने देखा होगा कल 24 घंटे की इन्होंने स्ट्राइक की, तो आपको, सरकार को ये मैसेज चला गया होगा कि ये काम करते हैं तभी ये सिस्टम चलता है, नहीं तो ये सारा सिस्टम ठप हो जाता है। जी, तो अगर बात करेंगे स्ट्राइक की, तो कुछ तस्वीरें जो है रामबन से आई थी, कुछ राजौरी से आई थी, तो कितना असर जो है उस स्ट्राइक का हुआ? स्ट्राइक का, देखिए, स्ट्राइक का असर क्यों नहीं होगा, जब यही लोग सप्लाई चलाते हैं, यही लोग लोगों के घरों तक पानी पहुंचाते हैं, जब ये लोग काम नहीं करेंगे तो पानी तो इफेक्ट पड़ेगा। और हम नहीं चाहते थे इस रमज़ान के महीने में तो लोगों को ये पानी की किल्लत आए, गर्मी में पानी की किल्लत आए, चाहे ऐसे भी कि हमें ऐसा कोई स्टेप उठाना पड़े, स्ट्राइक करनी पड़े कि लोगों को पानी की किल्लत आए। सरकार हमारे ये छोटे छोटे जो इशू हैं इसको हल करे। हम चाहते ही नहीं है कि स्ट्राइक हो, हम मजबूरी में हमें ये स्टेप उठाना पड़ा है। हम भी सरकार के साथ हैं, हम भी देश के साथ हैं, हम समझते हैं, बट सरकार को, देश को ये भी ये समझना चाहिए, लोगों से भी हम ये चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, लोग भी हमारी मजबूरी समझे, हम ये शौक के साथ या खुशी के साथ ऐसा स्टेप नहीं उठाते हैं। तो बाकी रही बात पानी की किल्लत की,
मैक्सिमम वहाँ पे जो साथी हैं हमारे, जैसे रजौरी में है कोई 1200 से 1300 मुलाजम, जो पीएचई का मुलाजम 1200 से 1300 मुलाजम जो है वो 12 वाउचर में आ रहा है। उसमें लैंड केस वाले भी हैं और नीड बेस वाले भी हैं। जब वो आप खुद समझदार हो, आप खुद सोचो, जब 1300 मुलाजम काम छोड़ देगा तो पानी कहाँ से चलेगा? वहाँ पे पानी टोटल इफेक्ट था, टोटल। जी, एक तरफ आपके एसोसिएशन के कुछ मेंबर कहते हैं कि कल जो है मतलब 12 तारीख को 24 घंटे की जो स्ट्राइक रखी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसा करना जो है देशद्रोह होगा। तो इससे क्या इफेक्ट जाएगा? देखिए, मैं आज यूनाइटेड फ्रंट जो हमारा बना था, वो बना था इसी मुद्दों पे बना हुआ था, कोई बाहर के मुद्दे नहीं थे। पीएचई के रिलेटेड ही मुद्दे थे, डेली वेजर्स के ही इशू थे। उसी में परमानेंट का इशू था, रेगुलर किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, और ये 12 वाउचर का मसला था। बट उस टाइम सरकार ने हमसे टाइम मांगा और हम भी समझे कि 370 टूटी है, नए कानून नए लॉ यहाँ पे लागू होंगे, सरकार को कुछ टाइम चाहिए होगा इसके लिए। तो हमने भी एग्री किया। बट उन्होंने हमसे ये कमिटमेंट की थी कमिश्नर साहब ने, तो उन्होंने कहा था ये जो 12 वाउचर का मसला है, ये मैं जल्द से जल्द विद इन डेज इसको मैं हल करूँगा, 20 दिन के अंदर अंदर मैं हल करूँगा। मगर उसके बाद 3 महीने हो गए हैं तो ये मसला हल नहीं हुआ। बट अभी जो हमारे साथी हैं, जो फ्रंट के जो हमारे साथी हैं, तो उनको भी ये बात समझनी चाहिए थी। अगर हमने ये कॉल दी है, ठीक है, अगर उनको इसमें समर्थन नहीं देना है तो वो नहीं देते इसमें। वो क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दी थी, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई प्रेस नोट में कि हमने यूनाइटेड फ्रंट लिख दिया वहाँ पे, वो गलती उससे हो गया। तो उसके बाद हमने भी अपनी गलती सुधारी, हमने दोबारा से प्रेस नोट डाला उसमें कि ये जो कॉल है ये ऑल जे एंड के पीएचई आईटी ट्रेंड सीपी वर्कर लैंड डोनर की तरफ से है। तो उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दे दी कि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। बट ऐसा कहना, मुझे लगता है ऐसा कहना ठीक नहीं था कि इस टाइम जो एजिटेशन करेगा वो समाज के खिलाफ होगा, वो देशद्रोह होगा। जो अगर हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को हमें काम, हमारे काम का महताना नहीं मिले, तो इसके लिए अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो ये देशद्रोह नहीं है। सर, जिस तरह से 12 वोचर्स का इशू बना हुआ है, उनकी तनख्वाहें बंद है और 24 घंटे उनसे जो ड्यूटीज़ ली जा रही हैं, उनके घर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोग जानते हैं। जिन लोगों के द्वारा ये बात कही गई है, क्या इस तरह की प्रॉब्लम उन लोगों को हैं? सर देखिए, जिनकी पे बंद है, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, वो मैं नहीं समझ सकता हूँ, मैं नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी सैलरी आ गई है 750। बिल्कुल, मैं 750 से मेरा भी गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मैं भी महीना नहीं चला सकता हूँ उससे। मैं खींच के इससे 750 से 10-12 दिन ही निकलते हैं, फिर हम आ जाते हैं अपने रिलेटिव्स के, उन पे डिपेंड हो जाते हैं। मदद के लिए हमें गुहार लगानी पड़ती है। तो बाकी उन साथियों को भी समझना चाहिए, जिसको वेजिस 450 वो नहीं मिल रही है, तो वो इसमें वो कैसे बिना इसके वेजिस के ड्यूटी पे जा रहा है। उसको किराया भी चाहिए। इस टाइम चलो लॉकडाउन है, गाड़ियाँ बंद है, वो पैदल जा रहा है, पैदल सफ़र करके जा रहा है। 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर दूर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं उनकी। किसी से लिफ्ट मांग के जा रहा है, जैसे भी करके वो ड्यूटी पे जा रहा है। तो उन साथियों को, मुझे नहीं लगता कि उन साथियों के इनकी इस चीज़ की समझ हो सकती है कि जिसको ये सैलरी नहीं मिल रही है, उनके घर में ये कैसे गुजर बसर होगा। अगर उनको ऐसी समझ होती, ऐसा एहसास होता, तो वो शायद ऐसे अल्फाज यूज़ ना करते कि ये समाज के खिलाफ है, ये देशद्रोही है। बिल्कुल, इस चीज़ का एहसास में भी उनको नहीं होगा। तो दीपू सर, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, ये जो आपकी एसोसिएशन थी, ये काफ़ी समय से जो चलती आ रही थी, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको जो ये नई एसोसिएशन बनानी पड़ी? देखिए सॉरी, एसोसिएशन नई नहीं बनानी पड़ी हमें। ऑलरेडी एसोसिएशन हमारी काफ़ी देर से हमारी एसोसिएशन है, इसमें काम कर रही है पीएचई में, लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। तो और भी एसोसिएशन है जो लोगों के लिए संघर्ष कर रही है। हम किसी उन बातों पे नहीं जाना चाहते कि किसने क्या किया। चलो, ये ऊपर वाले को, हर इंसान ने अपना अपना हिसाब देना है। तो एक सिचुएशन ऐसी बनी जब सभी मुलाजमों को, सभी एसोसिएशन को लगा, शायद हो सकता है कि यही रीज़न हो, सरकार के आगे हम कमज़ोर पड़ रहे होंगे कि काफ़ी सारी एसोसिएशन है। जब एक एसोसिएशन स्ट्राइक देती है तो दूसरी काम करती है, तो दूसरी कॉल देती है तो तीसरी और पहली वाली काम करती है। 3-4 एसोसिएशन, 4-5 एसोसिएशन होने से ये नुकसान हो रहा था। तो ये बात सभी के जहन में थी, सभी एसोसिएशन के जहन में थी। तो और सभी एसोसिएशन, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉइज़ की है, चाहे वो डेली वेजर्स की है, चाहे परमानेंट एम्प्लॉइज़ की जो एसोसिएशन है उनमें भी डेली वेजर्स काफ़ी सारे लोग उनके साथ भी हैं।
तो सभी की ये एक आम सहमति बनी, क्यों ना हम सभी इकट्ठे होकर एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आकर हम इकट्ठे एक लड़ाई लड़ें, सरकार को दिखाएं हम अपनी ताकत की, हम ही लोग हैं, हम ही लोग पीएचई, हम ही पीएचई जो जल शक्ति अब इन्होंने नाम दिया है, ये जो अगर डिपार्टमेंट है तो ये हम ही की बदौलत है। ये डिपार्टमेंट अगर चल रहा है तो ये डेली वेजर के बदौलत चल रहा है। अगर चीफ इंजीनियर अपने कमरे में एसी में कुर्सी पे बैठते हैं तो वो हमारी डेली वेजर्स के बदौलत बैठते हैं, चाहे एक्शन साहब बैठते हैं वो हमारी बदौलत आराम से अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते हैं। इसलिए ये एक सभी की आम सहमति बनी, तो सभी ने वहाँ पे बैठ के ये तय हुआ कि एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनाएंगे, यूनाइटेड फ्रंट बनाकर हम सरकार से अपने ये एजिटेशन करेंगे, सरकार से अपनी ये मेन जो मुख्य डिमांडें हैं और जायज़ डिमांडें हैं सरकार पर इस पर प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे कि ताकि हमारे जो मुलाजिम हैं 20-20, 25-25 साल से जो डेली वेजर डिपार्टमेंट में लगे हैं, इतना सफ़र कर रहे हैं, सरकार को एहसास दिलाएं इसका और सरकार पे प्रेशर बनवा के ये जो मुद्दे हैं इनको हल करवाएं। अब क्या डिमांड है आपकी? तो डिमांड हमारी यही है, हम सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो बेवजह के आपने इशू क्रिएट किए हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता हमारी नज़रों में, तो इसको सॉर्ट आउट किया जाए जल्द से जल्द। जो 12 वोचर वाला मसला है इसको सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत भी आती है, कोई कागजी पेच फंसे हुए हैं कुछ, तो इसको एक दरकिनार करके अगर राष्ट्रहित में ये लोग बैठे हुए हैं, ये समाज सेवक हैं जो आज सरकार में बैठे हैं, अगर ये समाज सेवक हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब इतनी स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं, आम पब्लिक को बेनिफिट दे रहे हैं, गरीबों तक बेनिफिट दे रहे हैं कि कोई भूखा ना मरे, तो इन ऑफिसर्स को ये भी उन्हीं सिस्टम का एक हिस्सा है। इन लोगों को समझ होनी चाहिए कि ये लोग तो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज़ हैं, ये तो सर्विस दे रहे हैं, इनको शर्म भी होनी चाहिए। कम से कम इस टाइम इनकी सैलरी तो हम रिलीज़ करें, इस टाइम इनको सैलरी तो रिलीज़ करें कि कम से कम ये अपने घर पे अपने बाल बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को 2 वक्त का खाना तो खिला सकें। काम तो ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों ने एहसान तो करना नहीं है, ना तो हम लोग मदद मांग रहे हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, एक जो सबसे बड़ा हमारे पे इन्होंने ठप्पा लगाया है कि आप गवर्नमेंट मुलाजिम हो, एम्प्लॉइज़ हो, चाहे वो 12 वोचर में आता है, चाहे वो नीड बेस्ड सीपी वर्कर किसी भी कैटेगरी में आता है, चाहे वो सैलरी ले रहा है चाहे नहीं ले रहा, उसको गवर्नमेंट की कोई स्कीम इनकी थ्रू नहीं मिलती, राशन उनको नहीं दिया जा रहा। आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो, और गवर्नमेंट को मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूं, मगर मेरे अपने साथियों के हालात देखते हुए मैं कहना चाहता हूं बहुत बड़ी शेम है, बहुत बड़ी शेम है। शर्म आनी चाहिए इन ऑफिसर्स को, इन लोगों को जो इस टाइम इस आपदा में, जहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये लोग उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। और मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब तक भी शायद मेरी आवाज़ पहुँचे, चाहे ना पहुँचे, मैं कोशिश करूँगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा इस मेरी बात को आगे तक पहुँचाएँ। इन ऑफिसर्स पर एक्शन लेनी चाहिए, ये लोग बदनाम कर रहे हैं और ये लोग पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं और आपके साथ साथ पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। दीपक भाई, एक चीज़ मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से एसोसिएशंस बनती हैं, एसोसिएशंस में जो पुराने लोगों को लाया जाता है जो रिटायर हो के वो फिर से एसोसिएशंस का हिस्सा बनते हैं किन्हीं कारणों से, चाहे कोई लोक सेवा करना चाहता हो किसी भी कारण से, वो एसोसिएशंस का हिस्सा बनते हैं। तो आपको लगता है, मैं खाली इस एसोसिएशन की बात नहीं करूँगा, जितने भी एसोसिएशंस होती हैं, तो क्या उनको इस तरह की एसोसिएशंस में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, एक बार अगर हम नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो गए, घर चले गए, फिर उसके बाद एसोसिएशन में बने रहना क्या लगता है आपको, ठीक है या नहीं है? क्योंकि उस शख्स को जो अपना पूरा सर्विस दे चुका है, रिटायर हो चुका है, घर में जा चुका है, तो उसको कितना ही दर्द, कितनी ही फीलिंग जो है उस ग्राउंड लेवल वर्कर की होगी, वो कितना उसके साथ जस्टिफाई कर पाएगा या करवा पाएगा या लड़ पाएगा उसके लिए? देखिए सर, बात ऐसी है, हमारी जो एसोसिएशन है ये डेली वेजर की एसोसिएशन है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, तो मैं थोड़ा सा विस्तार में इसके लिए बोलूँगा। देखिए, हमारी जो एसोसिएशन है ये डेली वेजर की एसोसिएशन है, और जब हमने एसोसिएशन बनाई थी हमने कुछ रूल्स वगैरह इसमें जो बनाए थे, कि वो रूल में से जो एक मेन रूल था, इस हमारी एसोसिएशन में परमानेंट एम्प्लॉइज़ को हम किसी भी परमानेंट एम्प्लॉइज़ को पोस्ट नहीं देंगे। बिल्कुल। तो शायद क्योंकि हमारे बहुत से साथियों का नाराज़गी थी इन एसोसिएशन के प्रति कि हम इतने सालों से लगे हैं डिपार्टमेंट में, हम काम कर रहे हैं और हम इन एसोसिएशन के साथ चलते हैं, लेकिन हमारा कोई भी मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। तो हमने ये कुछ मेन रूल वगैरह बनाए थे, इसी को लेकर हमने ये एसोसिएशन शुरू की थी, चलाई थी। तो बाकी रही बात, जैसे आपने पूछा, जैसा आप कह रहे हो कि रिटायर्ड लोगों के लिए, इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि शायद हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि जब तक ये सर्विस में रहे होंगे, स्ट्रगल की इन्होंने भी, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं कहूँगा,
तो इन्होंने भी स्ट्रगल की, शायद कुछ कमियाँ नहीं होंगी, कुछ कमजोरियाँ नहीं होंगी, उस टाइम वो मसले हल नहीं हुए, तो शायद इनको ये लगता होगा, रियलाइज़ होगा कि हम उस टाइम सर्विस में रहते हुए ये मसले हल नहीं करवाएंगे, लेकिन हम अभी भी हम ये कोशिश नहीं छोड़ेंगे, इसलिए शायद हो सकता है ये लोग आज भी हैं। मैं इनके मैंने जो बात बताई ना आपको, जैसे आप खुद एक डेली वेजर हैं, आप दूसरे डेली वेजर का दर्द समझेंगे, बिल्कुल लेकिन जो बंदा रिटायर होकर घर जा चुका है, उसका चाहे डेली वेजर ही क्यों ना वो रिटायर हुआ हो, वो जा चुका है, उसको उस शख्स का दर्द जो है वो महसूस नहीं हो पाएगा जितना आपको हो पाएगा। आप खुद एक डेली वेजर है, आपको उसका पता है 750 में उसका कितना खर्चा चलता होगा, जितना मेरा चलता है उतना उसका चलता होगा। देखिए सर, ये कॉमन सी एक बात है, तो इसमें कोई दो राहें नहीं है। देखिए, अगर जिसको 50,000 का सैलरी मिल रही होगी या 70,000 का मिल रही होगी, 40,000 मिल रही होगी और मंथली सैलरी मिल रही होगी जिसको, तो आप समझ सकते हो कि जिसको ये सारी फैसिलिटी मिल रही हैं और गवर्नमेंट के अनाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं, और फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसके बच्चों को खाना मिल रहा है टाइम पे, पढ़ने के लिए वो सारी फैसिलिटी मिल रही है, वो दे पा रहा है, तो वो इन बातों को इतनी गहराई से नहीं समझ सकता। जो ये बातें फेस कर रहे हैं, ये बातें वही समझ सकते हैं जिसके घर पे खाना नहीं है। देखिए, ये बातें बोलनी बहुत आसान होती हैं कि देशभक्ति की बातें करनी, हम देशभक्त हैं, हमारे साथी देशभक्त हैं, हमारा कोई भी साथी देशभक्त ऐसा कोई नहीं है हमारी एसोसिएशन में जो देशद्रोही होगा। हमारे सारे लोग पीएचई के जितने भी हमारे मुलाजिम हैं, सारे देशभक्त हैं। अगर अपने हक के लिए हमें खाना मांगना पड़े, अपने उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़े, तो ये कोई जायज़ बात है, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है कि हम देशद्रोही हो जाएंगे। और उन साथियों को भी समझना चाहिए कि उनकी तकलीफ़ समझनी चाहिए कि हम 40,000 रुपया ले रहे हैं या 70,000 रुपया ले रहे हैं। ठीक है, 40,000 ले रहे होंगे रिटायर्ड वाले, तो परमानेंट एम्प्लॉय 60 से 70,000 ले रहे होंगे। उनको भी समझना चाहिए जिस साथी को 750 टोटल मिलती है और वो भी उनको 10 महीने 11 महीने से कंटिन्यू नहीं मिल रही है, और इस इमरजेंसी के दौरान, इस महामारी के दौरान, ऐसे हालात में वो भी इंसान है, वो कोई मशीनरी नहीं है। हमारे साथी भी इंसान है, मशीनरी नहीं है, वो भी एक देश का हिस्सा है। जैसे देश को बचाने की बात करते हैं, तो देश को बचाना किसको है? देश में इंसान है ना, इंसानों को बचाना है ना, किसको बचाना है हमें? तो उनको भी इंसानों से देश है, तो उनको भी ये बात समझनी चाहिए। हम लोग मशीनरी नहीं है और हम लोग काम करते हैं 750 पे। जब वो भी ना मिले तो शायद वो इतना दर्द नहीं समझ सकते जितना दर्द हमारे डेली वेजर वो समझ रहे हैं, जिन पे ये बीत रही है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ दीपक गुप्ता जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल डेली वेजर्स पीएचई एसोसिएशन के। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगाना कि इस दौरान जो एजिटेशन पे जा रहे हैं या 24 घंटे की हड़ताल की जो कॉल दी गई थी कुछ एरियाज़ में, जो जहाँ पे ये 12 वाउचर्स का इशू डाला गया है, उन एरियाज़ में जो स्ट्राइक भी हुई, लेकिन इन्हीं के एसोसिएशन के कुछ अदर लोगों ने जो ये कहा कि देशद्रोही ये लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं या ऐसी स्ट्राइक को जो कॉल दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में 10 या 12 महीने से या 11 महीने से आपको तनख्वाह ना मिले, आपके घर में पैसा ना हो, आपके घर में राशन ना हो, तो आप क्या करेंगे और अपना हक लेने में किस तरह का देशद्रोह जो वो होगा। और ये जो 12 वोचर्स का इशू क्रिएट किया गया है, कम से कम इस दौरान में कोविड-19 का जो ये समा चल रहा है, इस दौरान में ये लोग अपना अपना घर कैसे चलाते होंगे, ये भी समझने वाली बात है। तो इन जो डेली वेजर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, इनका पीएचई डेली वेजर्स जो काम कर रहे हैं, अपना सर्विसेज दे रहे हैं और तनख्वाहें जो हैं इनकी बंद रखी गई हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ जो है बिल्कुल इनजस्टिस है। इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। इनका 12 वोचर्स का जो इशू क्रिएट किया गया है, इसको भी जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए और इनकी जो तनख्वाहें हैं उनको टाइम टू टाइम जो है इनको दी जानी चाहिए। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।